हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कॉमर्स है। कॉमर्स में आज हम बात करेंगे बिजनेस ऑडिट एंड अकाउंटिंग। ऑडिट क्या है और अकाउंटिंग क्या है, दोनों का अलग अलग अपना दायरा है। ऑडिट मीन्स होता है किसी चीज का चेक करना, जांच करना। जैसे आप मान लीजिए बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में आपका एक साइड एसेट्स होता है, एक साइड आपका लायबिलिटी होता है। फिर फिक्स्ड लायबिलिटी होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है, और करंट एसेट्स होता है और करंट लायबिलिटी होता है। आप उसमें चेक करेंगे कितने के पास लायबिलिटी बचा है, कितने के पास एसेट्स है, और कितने की लेनदारियां हैं, कितने की देनदारियां हैं, अर्थात कितने के क्रेडिटर है, कितने के डेब्टर है। इस सारी चीज़ों को जो हम चेक करते हैं, इसलिए चेक करते हैं, कहीं ऐसा व्यक्ति तो है नहीं मार्केट में पता चला अपना दिखाता हो कि मेरा बहुत अच्छा गुडविल है, लेकिन गुडविल के आधार से पता चला घटिया किस्म का माल बेचता हो। तो इससे क्या होता है, आम जनता को जागरूक करने के लिए सरकार के पास जो टैक्स जाता है, क्या वो टैक्स रियल रूप में दे रहा है कि नहीं दे रहा। जो बिजनेस प्रोफेशनल कैपिटल गेन का सोर्स होता है, जितना परसेंट टैक्स लगता है, क्या उस टैक्स के अकॉर्डिंग वो टैक्स पैसा पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बारे की चीज़ को समझना है। हाउस प्रॉपर्टी का जो टैक्स है आपका 20% है, 27% है, क्या उस टैक्स के अकॉर्डिंग पैसा पे कर रहा है गवर्नमेंट पे, नहीं कर रहा है। इस सारी चीज़ों को जो चेक करते हैं उसको बोलते हैं ऑडिट। अब ऑडिट की जब हम पूरी बारीकी चीज़ को पढ़ लेते हैं, उसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें हम अकाउंटिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, पहले शुरू करेंगे अकाउंटिंग का। अब अकाउंटिंग में अगर देखा जाए, बेसिक जो है आपका 11th 12th बीकॉम प्लस सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, सीएमए, सब जगह ये अकाउंट चलता है। बेसिक अगर आप समझे हो तो सब जगह आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। पहला इसमें आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, दूसरा इसका आता है कॉस्ट अकाउंट क्या है, तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंट क्या है, और चौथा इसमें आपका फोर्थ नंबर आता है कारपोरेट अकाउंटिंग क्या है। हम चारों को एक एक करके समझेंगे। पूरा इसका सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, आज पूरे एक ब्यौरा, एक समरी व्यू में समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बिजनेस अकाउंटिंग, आज हम बात करें बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में। अब इसको कितने भागों में बांटा गया अकाउंट को? अकाउंट को अगर देखा जाए तो 4 भागों में अकाउंट को बांटा गया है। ये दूसरा नंबर हो जाएगा, ये तीसरा नंबर आ जाएगा, बाकी ये जो बचेगा आपका चौथा नंबर, फोर्थ नंबर। अब एक एक को समझते हैं। पहला इसमें आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या हमें पढ़ना होता है, एक एक चैप्टर देखते हैं इसमें जो पूछा जाता है पेपर में। पहला इसमें आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, यहां पर शॉर्टकट है प्रिंसिपल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब इसमें टोटल हम इसमें 11 पॉइंट को पढ़ेंगे। दूसरा इसमें आता है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन, और तीसरा इसमें आपका आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आपका अब यहाँ शुरुआत होता है आपका बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ट्रेडिंग काउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग। नेक्स्ट आपका आता है ट्रायल बैलेंस, बैलेंस।
नेक्स्ट आपका आता है ट्रायल बैलेंस के बाद लेजर। लेजर के बाद आप जो है, वैसे दोस्तों इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेजर यहाँ पर होना चाहिए था, मैंने यहाँ कर दिया। उसके बाद लास्ट आपका होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहाँ पर आपका क्या होता है, पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करता है। दो टॉपिक और होता है इसमें। उसके बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। फिर नेक्स्ट आपका आता है इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी। अगर आप इतना बेसिक चीजें पढ़ लिया तो ये आपको होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोस्तों ये जितना हमने बात किया ये आपका था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात किया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा इसमें जो आपका आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहला आपका आता है टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट। टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट आपका आएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इसके मेथड। ट्रायल बैलेंस ऑफ मेथड, इसकी विधि कितनी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बाद रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस के बाद हम पढ़ेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बाद फंड फ्लो। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। एक मिनट दोस्तों, आवाज आ रही, थोड़ा सा मैं रोकता हूं। चलिए दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग। अगर आपने इतना बेसिक चीजें पढ़ लिया है तो आपको मैनेजमेंट अकाउंट में काफी चीजें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आपका एक एक टॉपिक हमने बात किया। टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस ऑफ मेथड्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, बजटरी कंट्रोल, ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग। ये पूरा आपका था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। एक मिनट दोस्तों, यहाँ कोई नारियल पानी बेच रहा है, आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है दोस्तों, काफी आवाज आती है, कभी कभी डिस्टर्ब करता है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले इसमें आपका आता है कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट 1956। सेकेंड हम पढ़ेंगे कंपनी एक्ट 2013। उसके बाद हम पढ़ेंगे शेयर। शेयर के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर। टाइप्स ऑफ शेयर। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ शेयर पढ़ने के बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर
उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये आपका पूरा बेसिक होता है आपका कारपोरेट अकाउंटिंग। और इसमें दो और है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट उसके बाद अमलगमेशन पढ़ने के बाद पूरा हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका हो गया कारपोरेट अकाउंटिंग। फिर से बताते हैं, कंपनी एक्ट 1956, उसके बाद कंपनी एक्ट 2013, ये क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या रीजन, इसको समझेंगे अभी। उसके बाद शेयर क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, होल्डिंग कंपनी क्या है और सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट पढ़ेंगे अमलगमेशन। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आपका जो अकाउंट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या हमें पढ़ना होता है दोस्तों, किसी चीज को बनाने में हमारी लागत कितनी आती है। जैसे पहले इसमें आपका आता है ABC, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल सिस्टम क्या है यार, ABS कहीं कहीं बोलते हैं या ABC ही लिखते हैं, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें हम वर्क शीट क्या है, जिसमें आपका आएगा, यहाँ पर ऐसे करके लिख देते हैं, प्राइम कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ये बेसिक चीज इसमें हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इसमें मशीन आवर रेट क्या है, मशीनरी आवर रेट क्या है, इसको कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं, रिटर्न डाउन कब लगाते हैं, एनुअलिटी कब लगाते हैं, इस पे हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद टेंडर कॉस्ट और एक है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। ये आपका पूरा बेसिक हो जाता। और एक लास्ट रहता आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो दोस्तों ये था पूरा बेसिक, हमने आज एक चैप्टर की बात किया। आप जाएंगे, आपके अकाउंटिंग में इतना चैप्टर होता है, आप CA कर रहे हो, CS कर रहे हो, BCom कर रहे हो, MCom कर रहे हो, UGC नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से हर एक टॉपिक आपको जुबान पे याद होना रहना चाहिए, क्योंकि अब आपको किताब देखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे फील्ड में आ रहे हैं, आप एक प्रोफेसर हो रहे हैं, बच्चा ऐसा ना कि पूछे तो आपको किताब देखना पड़े। आपको इस तरीके से उंगलियों पे कहते हैं रटा होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। तो इस पे बात हम करते हैं। पहले एक समझाते हैं। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। फाइनेंशियल का मेन मकसद होता है पैसे का, जो आप पैसा अर्निंग करते हैं उसका कैसे कैलकुलेशन किया जाए और उसको कहाँ पर दर्शाया जाए। सिर्फ पैसे की जो बात होती है ये फाइनेंशियल बात करता है। अब जो आप पैसा कमाते हैं तो उसके बाद इसमें बोला जाता है किसी भी चीज का उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए, पैसे कैसे व्यवस्थित किया जाए, कहाँ पैसा किस रेशियो में लगाना चाहिए और पैसा किस रेशियो में नहीं लगाना चाहिए, ये मैनेजमेंट की बात करता है। कारपोरेट कहता है जितने आज नए नए व्यवसाय आप बढ़ा रहे हैं, चाहे कारपोरेट हो चाहे कारपोरेशन हो। कारपोरेट वो होता है जो डोमेस्टिक रूप में हो, देश के अंदर हो। कारपोरेशन वो होता है जो एक देश से दूसरे देश में आप व्यापार करते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
अगर आईफोन कंपनी अमेरिका में भी है और वही आईफोन कंपनी इंडिया में भी है तो उसको बोलेंगे कारपोरेशन। अगर वही आईफोन सिर्फ अमेरिका में रहता तो उसको बोलते कारपोरेट। ये कारपोरेट सेक्टर की बात करता है, कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, कौन सी कंपनी की शेयर कितना होना चाहिए, कब किस कंपनी शेयर परचेज करना चाहिए, उसमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक कॉस्ट अकाउंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने में उसमें पर लेबर में कितना खर्चा आ रहा है, मटेरियल किस क्वालिटी का लग रहा है, ओवरहेड खर्चा किस प्रकार का आ रहा है, फैक्ट्री में जो पर पीस कॉस्ट कितनी है, इसमें लागत की बात करता है। तो आइए शुरू में एक एक ऐसे थ्योरिकल समझते हैं। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब एक इस प्रकार के पद्धति है, एक उसका सिद्धांत है जिसपे अकाउंट क्या होता है कार्य करती है। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अपने एक सिद्धांत है कि भाई अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके जल बनता है तो ठीक उसी प्रकार से अकाउंटिंग का अपना एक बेस है, एक आधार है जिसपे हम पैसे क्या करते हैं, लेन देन करते हैं कि एक इसका आधार इससे आगे और पीछे नहीं हो सकता, सेम टू सेम उसी पे काम होगा। तो प्रिंसिपल एक उसका अपना सिद्धांत है जिसपे हम काम करते हैं। अब इसमें टॉपिक हमने कल का एक वीडियो अपलोड किया, उसमें दोस्तों बताए हैं कि गोइंग कंसर्न क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, एक्रूअल क्या है, डुअल क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इस सारी बात कौन करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अर्थात कॉन्सेप्ट। इसमें 11 पॉइंट का इंडिकेट किया गया है। दूसरा हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स होता है एक लेखांकन का परंपरा होता है। परंपरा इसका भी अपना एक बेस है जिसपे ये काम करती है। इसमें 3 पॉइंट का इंडिकेट किया गया था, कल हमने भी वीडियो उसी में जोड़ रखा बनाया था, जिसमें आप सुनेंगे कि भाई प्रूडेंस क्या होता है। प्रूडेंस मीन्स होता है कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या आपकी कंपनी है, तो कंपनी अगर आपकी है तो आप क्या करते हैं, लेबर को, मटेरियल को, सारी चीज़ ध्यान में रखते हुए कि कंपनी कभी लॉस में ना जाए तो उसके लिए एडवांस कुछ पैसा रखते हैं। कंपनी अगर प्रॉफिट में जाएगा तो उसके लिए डिविडेंड के लिए अलग से एक अकाउंट बनाते हैं कि कंपनी अगर प्रॉफिट में तो डिविडेंड होगा, उस लाभांश को नेक्स्ट टाइम कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इस पर बात करते हैं। दूसरा इसी में था एक मैटेरियलिटी। क्या था, मैटेरियलिटी मीन्स होता है कि जैसे कभी किसी के लिए मैटेरियलिटी कब लॉस होता है और कभी किसी के लिए मैटेरियलिटी प्रॉफिट कब बन जाता है। सपोज करिए किसी ने बहुत अच्छी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग किया, अचानक उसके इंजन में थोड़ा सा फॉल्ट आ गया, अब उसके लिए क्या हुआ, बहुत बड़ा लॉस दिखता है। अब पता चला एक गाड़ी ऐसी थी बहुत अच्छी बनी बट उसके बाहर से खरोच आ गया, अगर उसको बेचता है तो खरीदने वाले क्या होता है, बेनिफिट हो जाता है। क्यों, क्योंकि खरोच की वजह से, स्क्रैच की वजह से उसकी प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर वो गाड़ी 50 लाख की थी, उसने अगर 40 लाख में बेच दिया क्योंकि थोड़ा सा स्क्रैच की वजह से, तो जो खरीदने वाले क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो ये बात करता है इसमें आपका अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अगला इसमें और एक टॉपिक जुड़ा हुआ था दोस्तों आपका मटेरियल, हाँ, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मीन्स होता किसी चीज का डिस्क्लोज कर देना, उसको बातें बता देना, कोई भी बातें नहीं छुपाना। अगर कोई आपके अकाउंट में या सॉरी आपके कंपनी में कोई आता है, सीए आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप अगर अपनी बैलेंस शीट चेक करवा रहे हैं तो सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा। अगला इसमें बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स क्या होता है, जैसे भारत अपना एक देश और अमेरिका भी अपना एक देश है, अलग उसका अपना देश है। अमेरिका में जो ड्राइविंग लोग करते हैं वो राइट साइड से चलते हैं और भारत में देखा जाए तो लेफ्ट साइड से चलते हैं। तो वैसे अकाउंटिंग का अपना एक स्टैंडर्ड है। यहाँ की बैलेंस शीट जो बनती है अपने इंडिया के हिसाब से, अमेरिका में जो बनती है वो अमेरिका के हिसाब से मतलब क्या, अगर हम अपने लिए कभी कोई वस्तु हमारे पास आती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। ये चीज़ अमेरिका में थोड़ा सा उल्टा है। अगर हम अपने यहाँ लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाते हैं तो उनके यहाँ राइट साइड से चलाते हैं, बस यही फर्क है। भारत में अगर मान लो किसी टॉपिक बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल पे बात करेंगे, इन्वेस्टिंग मॉडल पे बात करेंगे, पार्टनरशिप पे बात करेंगे, आपका अमलगमेशन पे बात करेंगे, होल्डिंग कंपनी पे बात करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर पे बात करेंगे, गुडविल पे अगर बात करेंगे तो उसकी अपनी एक स्टैंडर्ड है जिसमें एएस करके बोला गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11th है या 10th है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अकाउंट को एक पैमाने के हिसाब से चेक करते हैं, उसको बनाते हैं। अगला हम पढ़ते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, अब यहाँ से अकाउंटिंग का शुरुआत होता है। आप एक व्यापारी हैं, तो व्यापारी क्या करता है, प्रतिदिन का जो भी उसका सेल्स होगा, जो परचेज होगा, सेल्स रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न होगा, कंट्रा होगा, मेमोरेंडम होगा, इस प्रकार का सारी चीजें अलग अलग क्या करता है, एक कैसे, मान लीजिए कि दोस्तों जैसे मान लीजिए डायरी है, तो आप देखते होंगे जो बड़े बड़े छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास एक ऐसी बुक, उसको बुक होती है या किताब बोलते हैं उसको, उसमें प्रतिदिन का पर डे का एक ऐसे पर्टिकुलर डेट डालेगा, पेज नंबर लिखेगा, एक तरफ क्रेडिट एक तरफ डेबिट बनाएगा। बनाने के बाद उसमें प्रतिदिन का कितना हमारा सेलिंग हुआ, कितना हमारा परचेज हुआ, कितना हमारा सेल्स रिटर्न हो गया, कभी कल कुछ माल बिका फिर वापसी आ जाता है, कितना हमारा परचेज हुआ, कितना हमारा परचेज रिटर्न हो जाता है, कभी कल हमारा कितना रिसीव हुआ, कभी हमारा कितना के पेमेंट हुआ, ये सारी चीज़ हम क्या करते हैं, बुक में नोट करते हैं। नोट करने के बाद जब हमारा तैयार होता है दोस्तों, तब हम बनाते हैं, यहाँ मैं दोस्तों लिख दिया लेजर को, इसको यहाँ होना चाहिए, आपको समझाते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं लेजर। अब लेजर बनाने के बाद क्या होता है, लेजर 3 प्रकार बनाते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मीन्स होता है जो किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो, जैसे सुरेश, महेश, दिनेश, बिंद्रेश, रत्नेश, एक्सेट्रा जो भी नाम है, किसी एक पर्टिकुलर के व्यक्ति के नाम से जो अकाउंट खुलता है। आप इस बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो आपका नाम पर्टिकुलर होगा। अगर आप कोई कॉलेज बनाते हैं तो भी किसी कॉलेज, जो कॉलेज होता है किसी के नाम से होता है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसी व्यक्ति को ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो पर्सनल अकाउंट मतलब जो व्यक्ति के नाम से होता है, उसमें रूल होते हैं कब किसके लिए डेबिट होगा, कब किसी के लिए क्रेडिट होगा। इस आप लोग 11th 12th 9th में सब पढ़े होंगे। दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है जो गुड्स अकाउंट बोला जाता है, जो आप वस्तु बेचते हैं या वस्तु खरीदते हैं। अगर आपके पास से कोई गुड्स वस्तु गया तो उसको आप क्या लिखते हैं, जाने वाले क्रेडिट, आने वाले डेबिट। आपने कोई वस्तु सेल्स किया तो आप लिखोगे सेल्स कैश अकाउंट डी या टू गुड्स, तो उसको नरेशन में बीइंग में लिखेंगे। आजकल उसी बेस पे टैली है, टैली में सारी चीजें सिखाया जाता है। तीसरा बनाते हैं अकाउंट जिसको बोलते हैं फिक्टिटियस अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस को ध्यान में रखा जाता है। प्रॉफिट होगा तो डेबिट, लॉस होगा तो क्रेडिट, इस प्रकार से हम चीजें करते हैं। तो आपका 3 अकाउंट बन जाता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इसको बनाने के बाद तब हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, उसको बोलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों जर्नल एंट्री। उसके बाद यहाँ लिखते हैं दोस्तों, बता देते हैं, एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, ये करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मीन्स होता है इसको हिंदी में बोलते हैं रोजनामचा। अब जर्नल एंट्री हमने जैसे अब यहाँ शुरुआत में लेजर बन गया, अब उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, सबका एक एक करके लिखेंगे कि इन्होंने कैश है, इनका कैश अकाउंट बना देंगे, ये परचेज का परचेज में डाल देंगे। अब व्यक्ति से जुड़ा होगा तो पर्सनल अकाउंट से जोड़ देंगे, गुड्स से जुड़ा होगा तो रियल अकाउंट से जोड़ देंगे, प्रॉफिट से होगा या लॉस से होगा तो हम नॉमिनल अकाउंट से उसको जोड़ करके जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री करने के बाद हम बनाते हैं उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो डायरेक्ट खर्चे से जुड़ा होगा। भाई डायरेक्ट खर्चा क्या है, जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं या प्लांट लगा रहे हैं तो जो आपका डायरेक्ट खर्चा आ रहा है, जैसे आप बिल्डिंग बनाएंगे तो पहले क्या मटेरियल है, लेबर है, ये सब क्या हो रहा है, डायरेक्ट खर्चा आ रहा है, सीमेंट है, तो ये डायरेक्ट खर्चा जो आपका होगा ये डेबिट साइड, उसको ट्रेडिंग अकाउंट से बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो आपका कुछ इनडायरेक्ट खर्चा होता है, जैसे कभी काल बीच में जब बिल्डिंग तैयार हो गई तो कहीं टूट फूट हो जाता है, बाद में आप पता हैंगर वगैरह टांगते हैं, या कोई बल्ब टूट गया या खराब हो गया उसको आप लगाते हो, वो इनडायरेक्ट खर्चा आ जाता है, तो उसको हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाते हैं हम, उसके बाद एक आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मकसद क्या होता है, वो चेक करना जो हमने डाटा अगर अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है उसको चेक करते हैं। उसको चेक करने का 2 विधि होता है, एक होता है बैलेंसिंग मेथड्स, एक होता है मैथमेटिक्स मेथड।
बैलेंसिंग मेथड्स मीन्स होता है जो आप पढ़े होंगे, कैरी डाउन क्या है, ब्रॉड डाउन क्या है, वहाँ से हम चेक करते हैं। एक होता मैथमेटिक्स, कभी काल आप 100 रुपये की जगह 1000 रुपया लिख उठता है, एक जीरो का डिजिट का क्या होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो उसको हम मैथमेटिक्स तरीके से चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर हम करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स होता है ऐसा तो नहीं जो कोई वस्तु डेबिट था उसको हमने कहीं क्रेडिट तो नहीं बना दिया, जो क्रेडिट था उसको डेबिट तो नहीं बना दिया, उसको फिर से हम एडजस्ट करते हैं, एक असेंडिंग रूप में उसको बैठाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होने के बाद लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो दोस्तों उसके बाद हम चेक करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, ये व्यापार की स्थिति को बताती है, आपके पास कितना एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितनी देनदारियां हैं, कितनी लेनदारियां हैं, और आपके बिजनेस की स्थिति किस सिचुएशन में है, प्रॉफिट की सिचुएशन में है या लॉस की सिचुएशन में है, वो क्या करता है आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से चेक किया जाए। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति को आप बार बार बीमार हो रहा है तो उसको क्या करता है डॉक्टर, उसकी नब्ज पकड़ता है या उसका ब्लड से सैंपल लेता है, चेक करता है। तो चेक करने के बाद पता करेगा इनका शुगर मात्रा तो नहीं बढ़ा, या इनकी बीपी तो नहीं बढ़ी, या विटामिन B12 की कमी तो नहीं आ गई, या कैल्शियम की कमी नहीं है, उसको क्या करता है वो पूर्ति करता है। ठीक उसी प्रकार से बैलेंस शीट क्या करती है, व्यापार की जो बीमार रूपी स्थिति उसको बताया गया कि स्वस्थ व्यापार है या ये बीमार स्थिति में है। तो बैलेंस शीट इसी चीज को बात करती है। उसको कौन चेक करता है, जो कॉमर्स फील्ड में जैसे सीए हो गए, अगर अच्छे खासे जो सीए अच्छे जानकार सीए हैं, आजकल तो बहुत सीए पास तो हो जाते लेकिन वो भी नहीं पता होता, बट कोई बात नहीं, अगर आपको बैलेंस शीट अच्छी जानकारी है, अच्छी चीजें पता है, तो ये आप चेक करके बताएगा। वो फ्यूचर के लिए बताता है कि भाई अगर कोई व्यापार कर रहा है तो पूछेगा अच्छा ये बताइए अगर मेरे व्यापार की स्थिति ऐसी खराब है तो उसको बेहतर कैसे किया जाए। तो उसके पास सब चीज़ का, जैसा डॉक्टर है सब चीज़ की गोली होती है, अगर गोली से ठीक होगा तो दवा देगा, अगर उससे नहीं ठीक होगा तो क्या करेगा, इंजेक्शन लगाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये बैलेंस शीट व्यापार की स्थिति को बताती है। अब अगला बात करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। जैसे कभी काल पार्टनरशिप 2 लोग 3 लोग मिल करके आप व्यापार शुरू करते हैं, तो लेकिन व्यापार शुरू करने से पहले क्या है, एक इसका रूल होता है अकाउंट का, पार्टनरशिप जो इसमें अकाउंट स्टैंडर्ड उसका एक रूल है, पहले आप एक डीड बनाएंगे। डीड में 6% कम से कम पैसा बहुत जरूरी होता है लगाना। डीड क्या होता है कि बाय चांस लिखित होना चाहिए, हर एक चीज का लिखित हो कि भाई आपने इतना पैसा लगाया, मैंने इतना पैसा लगाया, इतने दिन से व्यापार शुरू करेंगे, आपने इतना परसेंट रेशियो लगाया, मैं इतना परसेंट लगाया। तो इसमें पार्टनरशिप का जो पूरा कैलकुलेशन किया, डीड से क्या होता है, बाय चांस कोई पार्टनर कभी कोई बाय मिस्टेक करता है तो उस डीड के आधार से आप क्या करते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई मेरा पार्टनर है, हम 2 लोग पे ब्लेम लगा रहा है कि आप लोग का रेशियो कम, मेरा रेशियो ज़्यादा। तो डीड के आधार से क्या होता है, मुकदमा दायर किया जाता है, केस किया जाता है, काफ़ी बहुत अलग चीज़ होता है। ये जो बच्चे कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई करते हैं ये चीज़ें वहाँ पर सबसे ज़्यादा शो किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में बेसिक 4 होते हैं, एक पार्टनरशिप का एडमिशन होना, पार्टनरशिप का रिटायरमेंट होना, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना और पार्टनरशिप का डेथ होना। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। तो अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर होता है। इसमें अगर पार्टनरशिप का एडमिशन हो रहा, लोग जुड़ रहे हैं तो प्लस होगा, जा रहे हैं तो माइनस होगा, डेथ हो रहा तो वहाँ भी माइनस होगा, अगर कोई भी डिसॉल्व करके चला गया, रिटर्न करके चला गया तो भी माइनस होगा। तो उसका एक फार्मूला होता है, उस बेस पे हम क्या करते हैं, रेशियो पे निकालते हैं कौन किसका कितना शेयर पड़ेगा और किस प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये होता है पार्टनरशिप चैप्टर। उसके बाद अगला पढ़ते हैं इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मीन्स होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको दिवालिया। अब दिवालिया कैसे होता है, सपोज करिए आपने व्यापार शुरू किया, अब आपने एक 2 करोड़ रुपया लगा दिया, बहुत बड़ी बात कह दिया दोस्तों, 2 करोड़ रुपए का आपने व्यापार शुरू किया, एक बहुत बड़ी नामी कोचिंग आप खोल रहे हैं। अब पता चला आप अच्छे अच्छे टीचर रख लिए, आप बहुत बढ़िया आपकी कोचिंग चल रही थी, अचानक उसमें से कोई टीचर निकल के दूसरे कोचिंग में चला गया, फिर वहां से निकल के वो भी निकल गए। आप क्या कोचिंग जो चल रहा था टीचर के आधार पे था, अब पता सब टीचर चले गए, अब वहां आपका क्या हुआ, मार्केट में रेशियो डाउन होने लग गया। आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है आप दूसरा टीचर लाओगे, जो पुराने टीचर थे तो उनको एक एडजस्ट कर रखा था, चलो 40,000 रुपये में पढ़ाते हैं,
नया फिर लाओगे तो पता चलेगा 50 मांगेगा, आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा होने लग गया, पता चले इनकम कम और खर्चे ज़्यादा, तो आप जाओगे लॉस में। जब लॉस की कंडीशन होती तो आप चले जाते हो दिवालियापन में, और ज़्यादा लॉस हो जाता तो आप सोचोगे एक काम करो, कोचिंग की स्थिति बचाना है। अब क्या करोगे, कुछ उस ऐसे सामान होगा जो उसमें से बेचना शुरू कर दोगे, या कुछ सामान आप गवर्नमेंट के पास गिरवी रख, या किसी से आप बोलोगे भाई साहब जब तक मेरी कोचिंग नहीं चलती तब तक एक काम करो, आपने इस कोचिंग का जो शेयर होगा कुछ आप ले लो। पता चला जो शेयर का कीमत 80% था, अब उसने आया आपका शेयर 40 में खरीद लिया, तो आप सोचो 40% लॉस में जा रहे हो। ऐसे समझो आपके पास कोई एक सोने की अंगूठी थी, उसकी कीमत 1 लाख है, और किसी के पास गिरवी रखे हो कितने में, 50,000 में। अगर आप 50,000 पे नहीं कर पा रहे हो तो सोचिए आपका 50,000 एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें जो बात करता है आपका इंसॉल्वेंसी, दिवालिया। तो ये पूरा होता बेसिक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करते हैं इसी में, नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या चैप्टर है, टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट। अब टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट, इसमें जो व्यापार की जो मैनेज करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, इसके 2 प्रकार से बैलेंस शीट बनाई जाती है, एक होता हॉरिजॉन्टल, एक होता वर्टिकल। बस चीजें क्या था, आपका जो हॉरिजॉन्टल में था, इस साइड एसेट्स इस साइड लायबिलिटी थी, वो चीजें क्या हो जाएगा, एसेट्स ऊपर लायबिलिटी नीचे, ऐसे हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। अब ट्रायल बैलेंस मेथड्स क्या है, जो अभी हमने शुरुआत में बोला था, एक बैलेंसिंग मेथड्स, एक मैथमेटिक्स मेथड्स। इस प्रकार से हम ट्रायल बैलेंस के माध्यम से क्या करते हैं, बैलेंस शीट को चेक करते हैं कि यहाँ भी कोई डाटा गलत ना हो। रेशियो एनालिसिस जब चैप्टर पढ़ते हैं, रेशियो मतलब होता अनुपात में किसी चीज का निर्वचन करना, इंटरप्रिटेशन करना। अब उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे पहला आता है आपका रेशियो एनालिसिस में, करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटी का दोनों का रेशियो निकालो। फिक्स्ड एसेट्स क्या है, फिक्स्ड लायबिलिटी का रेशियो निकालो। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी प्लस करंट रेशियो, इन दोनों का रेशियो निकालो। गेयरिंग रेशियो क्या है, यहाँ पर निकालो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। उसके बाद आप सेलिंग कंट्रीब्यूशन का फिक्स्ड एसेट से डिवाइड करके रेशियो निकालो। सेलिंग गुड्स जो आपका होता है, गुड्स ऑफ सोल्ड का, उसके करंट रेशियो से डिवाइड करके निकालो। ये पूरा कहने का मतलब है व्यापार की स्थिति को एक रेशियो में बात करेगा, जो पूरा फार्मूले बेस पे सोल्व किया जाता है। अर्निंग बिफोर पे क्या रेशियो होगा, आफ्टर बिफोर पे क्या रेशियो होगा, एक बिफोर होगा एक आफ्टर होगा। अर्निंग पर शेयर पे कितना रेशियो होना चाहिए, अर्निंग पर यूनिट पे क्या रेशियो होना चाहिए, ये पूरा मैथमेटिक्स तरीके से हम सोल्व करते हैं। अगला पढ़ते हैं कैश फ्लो, उसके बाद फंड फ्लो। कैश फ्लो मीन्स होता है जो आपके पास कैश है, पैसा है, रुपया है, मार्केट में किस प्रकार से ये फ्लो कर रहा है। जैसे इसके 3 बेसिक आधार होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है और फाइनेंसिंग। अब ऐसे समझते हैं, आप कोई व्यापार शुरू करोगे, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पैसा। वो पैसा या तो आप खुद से कमाए हो, या तो किसी से बारोइंग करके लाओगे। जब पैसा आपके पास आएगा तो उसको आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। तो पहला जो उसमें बेसिक देखा जाएगा फाइनेंसिंग, जहां से आप पैसा प्राप्त करना चाहते हो। आप चाहे डिवेंचर खरीदो, शेयर खरीदो, या कोई अपनी वस्तु बेच के फिर पैसा इकट्ठा करो, घर बेच दो, खेत बेच दो, अपनी दुकान बेच दो, जो कुछ बेच के जो पैसा अर्निंग होता है वो आता है आपका फाइनेंसिंग। फाइनेंस जब आपके पास आ जाता है तो उसको करते हो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, आप सेल्स करोगे, परचेज करोगे। उसके बाद लास्ट में हम चेक करते हैं जो हमारी बिक्री है या व्यापार की स्थिति जिससे आप ऑपरेट करोगे, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। सही तरीके से चेक करना। तो इसको अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, 3 तरीके से इसको हम चेक करते हैं। अगला पढ़ते हैं फंड फ्लो। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड्स। एक फंड फ्लो का पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे करंट रेशियो और करंट लायबिलिटी का, दोनों का एक प्रकार से बैलेंस शीट के तरीके से हम फंड फ्लो को चेक करते हैं। फंड मीन्स होता है कोष प्रवाह। आपके पास पैसा आ कहां से रहा और पैसा जा कहां। आने वाले को सोर्स बोलते हैं, जाने वाले को एप्लीकेशन कहते हैं। अब जैसे पैसा आपको कैसे आएगा, आपने कोई वस्तु अगर बेचा तो आपके पास पैसा आया। किसी ने पता चला आपने बैंक में पैसा जमा किया था, आपको ब्याज मिला, पैसा आया। आपने
कहीं नौकरी कर रहे हैं जो आपको सैलरी मिल रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, ये हो रहा सोर्स। अब इसी चीज़ को उल्टा कर दो, किसी को आप अपने दुकान पे काम रखने के लिए रखा, उसको आप वेजेस दे रहे हो, सैलरी दे, तो आपके पास से पैसा जा रहा है। आप पता चला लोन पैसा लिए हो, आप ब्याज चुका रहे हो, तो आपके पास से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, फंड फ्लो, कोष प्रवाह, कहाँ से आता पैसा और कहाँ पैसा खर्च किया जाता है। अब इसका मेन मकसद क्या होता है पढ़ने का, कि भाई मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हो, इसमें बारीकी चीज़ आपको क्या देखना है कि आपके पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी एक साल के अंदर में चेक करो, आपके करंट एसेट्स कैसे बढ़ती है और करंट लायबिलिटी कैसे बढ़ती है, व्यापार की स्थिति ये बताना चाहती है। अगर आपके पास कैश बहुत ज़्यादा है और लायबिलिटी मार्केट में कम हो, तो इससे लगेगा ऐसा तो नहीं कोई इलीगल काम कर रहे हो, भाई आप किसी को उधार नहीं हो और आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस पे भी लोग डाउट करेंगे, ऐसा क्या है कि मार्केट में ना बैंक से उधार है, ना पब्लिक से उधार है, और इसकी व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। 1 ईयर के अंदर में क्या करते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, कब इसका इंक्रीज होता है, कब इसका डिक्रीज होता है। इंक्रीज अगर होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो इसका माइनस करेंगे। ये भी एक फार्मूला बेस पे हम चेक करते हैं, जो पूरा बेसिक पढ़ाया जाता है। अगला पढ़ते हैं बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल मीन्स क्या होता है, जो आप बजट बनाते हैं, आपके एक तरफ आपका जैसे कैपिटल हो गया, एक तरफ आपका रेवेन्यू हो गया। अब बजट बनाओगे आप, चाहे यूनिट पे बजट बनाओ, चाहे रुपए में बजट बनाओ, भाई 10 रुपये की चीज़ है, अगर आपने 10 रुपया कमाया है और 10 रुपया खर्च किया तो आपका जीरो बजट है, कुछ नहीं बचा। आपके पास 10 रुपया था, 8 रुपया खर्च किया, 2 रुपया आपने बचाया है। तो बजट का मतलब क्या बोला जाता है, व्यापार की स्थिति को लॉन्ग टर्म में अगर कोई हम एक टारगेट, एक विजन लेके चलते हैं, तो कितना हमें खर्चा करना चाहिए और इस खर्चे से कितना हमें अर्निंग करना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो हम क्या करते हैं, बैलेंस को मिलाते हैं, कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ। जब दोनों को चेक करेंगे तो जो बैलेंस करके बताएगी, हाँ इतना आपका एसेट्स है, इतनी आपकी लायबिलिटी है, या इतना आपका रेवेन्यू है, इतना आपका एक्सपेंसेस है। तो ये जो बातें बताती है कौन करती है, बजटरी कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स क्या होता है कि पता चला आप एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब कंट्रोल कैसे किया जाए, हो सकता है कि खर्चे मटेरियल है, मटेरियल पता चला उसकी लागत ज़्यादा बढ़ गई तो खर्चे बढ़ गए। लेबर हो सकता है, कल तक लेबर 300 रुपये चार्ज लेते थे पर डे, आज लेबर 1000 रुपये मांगना शुरू कर दिए, 700 रुपये मांगा तो आपका लेबर चार्ज बढ़ गया। पता चला 2 किलोमीटर के रेंज में कोई रिक्शा वाला पहले 200 रुपया मांगता था, आज 700 रुपया मांगता है, तो लेबर चार्ज या आपका रिक्शा का कैरिज या ढुलाई का खर्चा बढ़ गया। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो लोग कहेंगे काम करो अपनी खुद की गाड़ी खरीद लो, कुछ ऐसे परमानेंट लेबर रख लो, फुटकर लेबर मत लाया करो। फुटकर लेबर मीन्स जैसे कभी काल लेके अगर किसी को पकड़ के लाओगे काम करेगा तो मुँह मांगा पैसा मांगेगा। एक बधुआ किसी को रखो कि भाई 2 साल 10 साल का कि भैया हम आपको इतना पर मंथ सैलरी देंगे, आप हमारे यहाँ काम करो। मटेरियल है तो आप मटेरियल चेक करोगे, अगर इसकी मटेरियल की रेट ज़्यादा है तो दूसरी जगह आप चेक करो। अगर उसकी क्वांटिटी क्वालिटी ठीक है तो एक काम करो, उसको बोलो भाई ज़्यादा मात्रा में माल खरीदेंगे तो डिस्काउंट रेट पे दो। तो ये करता है बजट कैसे कंट्रोल किया जाता है, अलग अलग पूरा फार्मूला बेस होता है। अगला पढ़ते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, किसी चीज़ का एक ऐसे बिंदु पे आके संतुष्ट हो जाना। जैसे 10 रुपये आपके पास था और अगर आप 10 रुपया खर्च कर दिए तो आपके पास क्या एक संतुष्टि की बात करता है। इसमें रुपये से निकालते हैं और यूनिट से निकालते हैं। इसको आप कंट्रीब्यूशन सेल्स बोलते हैं, कभी कभी इसको गुड्स ऑफ सोल्ड बोलते हैं। तो इसको अलग अलग फार्मूले तरीके से, इसमें फिक्स्ड एसेट्स का कौन सा फार्मूला लगेगा, करंट एसेट्स का कौन फार्मूला लगेगा। अब इसमें आपको बेसिक चीज देख रहे हैं, फार्मूले बेस पर दोस्तों सोल्व करते ब्रेक इवन पॉइंट को। अगला है स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट क्या है, सपोज करो आपने कोई एक पैमाना बनाया, आपने सोचा मुझे 2 साल यूपीएससी की तैयारी करना है, अब मेरा खर्चा आना चाहिए, अगर 1 साल के अंदर मान लो 1.5 लाख रुपये आता है, 2 साल मेरा 3 लाख रुपये खर्चा आता। अब बड़े शहर महानगर में, दिल्ली मुंबई कहीं बड़े शहर में आप हो तो आपने सोचा रहने खाने का मेरा 1.5 लाख रुपये आएगा, और प्लस जो फीस वगैरह सब जोड़ के आपने 2 साल में जोड़ा मेरा 3 लाख रुपये खर्च आ जाएगा। अगर फीस और ज़्यादा जोड़ते हैं तो मान लो चलो 4 लाख, आपने 4 लाख के एक स्टैंडर्ड बना दिया। अब पता चला
आपको 2 साल के अंदर में जहाँ आपको 4 लाख खर्च आना चाहिए था वो आ गया 4.5। तो आपका जो 50 ज़्यादा हो गया, क्या हुआ, वेरिएबल हुआ कि अनवेरिएबल हुआ, अनवेरिएबल। आप पूछोगे ये किस कारण से पैसे खर्च बढ़ गया। हो सकता है कोचिंग की फीस कुछ ज़्यादा बढ़ गया, हो सकता है कभी कभार बीच में टेस्ट हो रहा उसका खर्चा बढ़ गया, या आप अपने लाइफ में हो सकते कुछ 2-4 जोड़ी ज़्यादा कपड़े खरीदने लग गए, या 2-4 मूवीज़ वगैरह हॉल में जाके देखना शुरू कर दिए बड़े बड़े, या आपने कोई ऐसा फ्रेंड बनाया जिस पे आप पैसा खर्च करना शुरू कर दिए। ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, या आपके कॉपी कलम की प्राइस बढ़ गया, या आईफोन अपना स्टेटस मेंटेन रखने लगे। तो आप क्या करते हैं, उसी चीज़ को चेक करता है कि स्टैंडर्ड तो बनाया था 4 का, आपने 4.5 कैसे हो गया, ये किस तरीके से हुआ। तो उसका जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो बोला जाता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल में अगर एक्चुअल बोला था 4 होना चाहिए, हो गया 4.5। अब कभी कल आप 4.5 ही सोचे हो, आपको पता चला 3.5 खर्चा हो गया। इसका मतलब आप क्या सोचो, हो सकता है कोचिंग की फीस कम हो गई, हो सकता है टेस्ट जो होता है आजकल ऑनलाइन हो गया, सस्ता हो गया, वहाँ से कम हो गया, हो सकता है कि मार्केट में खाने पीने की चीज़ सस्ती हो गई, हो सकता है आपका रेंट का किराया जो रहने का वो सस्ता हो गया है। ये बारीकी चीज़ बात करता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। अगला हम बात करते हैं कारपोरेट अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, कारपोरेट अकाउंटिंग में क्या हम पढ़ते हैं, पहले समझते हैं कारपोरेट क्या है और कारपोरेशन क्या है। कारपोरेट वो होता है जो आप एक डोमेस्टिक व्यू में जो आप काम करते हैं, अपने देश में जो व्यापार करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मिस्टर आर के नाम का कोई एक व्यक्ति है, अपना व्यापार सिर्फ भारत में करता है, तो उसको बोलते हैं कारपोरेट। और जब अपना ये व्यापार एक देश से दूसरे देश में बढ़ा देता है तो उसको बोलते हैं कारपोरेशन। लेकिन हम कारपोरेशन को क्यों पढ़ते हैं, इसको कारपोरेट अकाउंटिंग क्यों बोलते हैं, आप समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका किसी नाम से कोई कंपनी होता है, आप उसमें शेयर आपका होता है, आपका पैसा लगा होता है। अब उसको हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग तरीके से गणना करते हैं, चेक करते हैं। पहला इसका रूल है कंपनी एक्ट 1956। जब कोई आप कंपनी बनाते हो, कोई अपना एक नाम बनाते हो, कोई अपना एक ब्रांड देते हो, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, कंपनी एक्ट 1956 ये कहता है कि भाई साहब अगर आप इसके अनुसार अपना व्यापार का नाम रखते हो, आपके पास 50% शेयर होना चाहिए, आपके पास इतने लोग काम करने वाले होना चाहिए। तो जो उसकी बेसिक शर्त होता है इसको बोलते हैं कंपनी एक्ट 1956। ये पुराना एक्ट था, अब 2013 में इस एक्ट को काफ़ी अमेंडमेंट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, जो काफ़ी सरल कर दिया। क्या कर दिया, पहले जैसे कंपनी एक्ट में आप पढ़ते थे एड पार शेयर क्या है, प्रीमियम क्या है, डिस्काउंट क्या है, या फॉर फीचर शेयर क्या है, एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल या एप्लीकेशन सेकंड कॉल। इसमें क्या होता था बताते हैं। कभी कभार कोई शेयर होल्डर है, कोई शेयर खरीद लिया, उसने फर्स्ट कॉल पैसा पे कर दिया, सेकंड कर दिया, कभी कभार फिर दूसरा जब चक्कर आता है फर्स्ट दे दिया सेकंड नहीं दिया, तो क्या होता है उसके शेयर को फॉर फीचर कर लिया जाता था। तो पूछा जाता है ऐसा क्या नियम था, या क्यों उसके शेयर को परचेज या मतलब प्रकार से फॉर फीचर कर लिया, हरण क्यों कर लिया गया, इसके पीछे क्या रीजन था। अगर ये रीजन है तो उसमें रीजन क्या पढ़ेंगे, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। ये क्या होता है, कंपनी मान अगर 10 रुपये शेयर आप 10 रुपये में बेच रहे हो तो उसको बोलते हैं एट पार। कभी काल देखते होंगे कंपनी का शेयर 10 रुपया है, उसकी प्राइस आप रख दी 12 रुपया, तो 2 रुपया जो आपका एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते थे, प्रीमियम। कभी काल कंपनी शेयर 10 रुपया आप उसको 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो 2 रुपया जो आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अर्थात तो उसको बोलते थे डिस्काउंट। ऐसा तो नहीं है आपकी मार्केट में गुडविल बहुत खराब है, आप डिस्काउंट पे बेच रहे हो, या कभी काल गुडविल बहुत अच्छी होती है तो लोग कहते हैं चलो डिस्काउंट बेच लो, या कभी काल गुडविल बहुत बेकार होती है उसको प्रीमियम पे बेच रहे हो। तो वो क्या करती है, 2013 जो कंपनी एक्ट है इस सारी चीज़ को चेक करती है। क्यों चेक करती है कि आम जनता, आम शेयर होल्डर जो होते हैं, कहीं ऐसा ना उनको गुमराह किया जा रहा हो। जैसे आप देखते होंगे आजकल गुरु ट्रेड में पैसा लगाओ, फलाने ट्रेड में पैसा लगाओ, नए नए लोग नए नए कॉन्सेप्ट लेके आते हैं ट्रेड में। आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, LIC में डाल दो, भाई हम लगाए तो ठीक है, जो जानकार नहीं व्यक्ति कैसे लगाएगा, उसके पास जानकारी होना चाहिए ना कि भाई इस कंपनी गुडविल कितनी अच्छी है, मार्केट में जो इसकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, डिमांड और सप्लाई के अनुसार ही पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो क्या कंपनी एक्ट क्या करती है, अगर आप किसी प्रकार से मिसबिहेव करते हैं,
मिसगाइड करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये ठगते हैं, तो ये क्या करता है, उसको चेक करती है, अगर गलत होगा तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा। अब पढ़ते हैं शेयर। शेयर क्या होता है, किसी भी कंपनी का अपना एक अंश होता है, एक शेयर। दोस्तों काफी आवाज आ रही है, 1 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूं। दोस्तों तो शेयर आप पढ़ते हैं शेयर। शेयर मीन्स क्या होता है, आपका एक अंश होता है, एक हिस्सा होता है। जैसे आप कोई कंपनी है, तो कंपनी में 2 लोग मिलकर के या 3 लोग मिलकर के क्या पैसा लगाते हैं, तो उसमें जो आपका शेयर होता है, जो आप परचेज करते हैं या जो आप लगाते हैं किसी भी चीज में, जो आपका हिस्सा, उसको बोलते हैं शेयर। अब शेयर को उसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ शेयर क्या है, जैसे इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर क्या है, यहां से समझते हैं। इक्विटी शेयर वो होता है जो पहले से सबके लिए बराबर में बंटता है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जो व्यक्ति बहुत पहले अच्छा काम करता होगा, जिससे पहले जिसका हक होगा, उसको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स होते हैं, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। ये आपका बेसिक होता है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब शेयर जब ये सब चीज हम समझ लेते हैं, इसमें पढ़ते हैं एप्लीकेशन शेयर क्या है, उसके बाद एप्लीकेशन के बाद आपका बैंकिंग शेयर क्या होता है, अलॉटमेंट कब होता है, फर्स्ट कॉल होता है कब, और सेकंड कॉल कब होता है। कभी कल आप शेयर पे नहीं करते तो उसका फॉरफीचर होता है, फॉरफीचर करने के बाद फिर उसको हम क्या कर देते हैं, री शेयर इशू कर देते हैं। ये कंपनी का बेसिक इसके आधार बनते हैं। अब क्या क्या आधार बनते हैं, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स नाम की कोई एक कंपनी है, उसमें मिस्टर जेड, मिस्टर के, मिस्टर पी, मिस्टर वाई, 4 लोग मिलकर के कंपनी खोलते हैं। चारों लोग का बराबर का हक है भाई, 25% सबका शेयर बनता है। अब उन लोगों ने किसी एक वस्तु को मान लीजिए अपना बनाते हैं और वो मार्केट में अपना व्यापार और बढ़ाना चाहते हैं, कारपोरेट को बढ़ाना चाहते हैं। अब उन्होंने आईटी सेक्टर को खरीद लिया, कृषि सेक्टर से जो क्रॉप से फसल है उनको भी खरीदना शुरू कर दिया। एक मिनट दोस्तों, तो इसमें 4 लोग मिल करके कोई एक कंपनी खोलते हैं। अब उन लोग कोई कहते हैं चलो अपनी कंपनी के कुछ ऐसे शेयर को बेचते हैं। तो जब शेयर इशू करते हैं, अब पता चला शेयर इशू कर दिए, अब जब इशू करेंगे तो उसमें 3 रेट रखा जाता है, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। एट पार मीन्स होता है 10 रुपये शेयर है तो 10 ही में बिकेगा। अब प्रीमियम होता है 10 रुपये शेयर अगर 12 बेचते हैं तो 2 रुपया जो एक्स्ट्रा प्राइस लग रहा है उसको बोलते हैं प्रीमियम। और अगर 10 रुपये शेयर उसको 8 रुपये में बेचते हैं तो इसका मतलब 2 रुपया जो डिस्काउंट है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो प्रीमियम, एट पार, डिस्काउंट, 3 इसके लेवल होते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे ज्यादातर शेयर आपके पास आ जाता है। ज्यादा शेयर अगर आपके पास आ गया तो वहां पर एक रेशियो बनाया जाता है। रेशियो में चेक करेंगे किस वस्तु की सबसे ज्यादा किस रेशियो में किसकी डिमांड है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं कि रेशियो बना के फिर शेयर क्या करते हैं, बेचते हैं। तो इसका अपना पूरा एक मेथड होता है, उस बेस पे इसकी एंट्री की जाती है। कैश अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अब फिर उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ये पूरा इसकी एंट्री किया जाता है। प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इस प्रकार से सारी एंट्री हम करते हैं। ये आपका वैल्यूएशन है। उसके बाद पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में से हम क्या करते हैं, इसके मेथड लगाते हैं। परचेजिंग मेथड्स क्या है, पेमेंट मेथड्स क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड्स क्या है, एवरेज मेथड्स क्या है, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल को सोल्व करने के लिए भी जैसे टाइप्स आप पहले समझते हैं गुडविल क्या है। गुडविल जैसे आपका नाम है, ख्याति है, लोगों में आपकी पहचान है। अब गुडविल को चेक करने के इसके 3 मेथड है। एक होता एवरेज मेथड, एक होता सुपर मेथड, एक होता कैपिटलाइजेशन मेथड, एक होता इसमें दोस्तों चौथा 4 नंबर एनुअलिटी मेथड्स। अब इसमें 4 तरीके से एवरेज मीन्स क्या होता है, जितने ईयर का है सबको जोड़ो और जितने से जितना जोड़ा और जितने डिजिट उसको डिवाइड कर दो, आपका औसत आ जाता है। कैपिटलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि आपने सबको जोड़ा, जो आपका औसत आया था, कुछ अगर उसमें क्रेडिट है उससे उसको डिवाइड कर दो, आपका कैपिटलाइजेशन निकल आता है।
एनुअलिटी होता है जो आपको वार्षिकी होता है, कितने साल का कितना है उससे जो मल्टीप्लाई करके निकालते हो एनुअलिटी होता है। बाद में उसको एक एक करके भी समझाए। पहले आज आप बेसिक समझते हैं क्या क्या टॉपिक दिया है, इसको हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगला पढ़ते हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मीन्स होता है, जैसे होल्डिंग कंपनी है सब्सिडरी कंपनी, जिसके पास शेयर सबसे ज़्यादा हो। आपके पास शेयर 60% है, किसी कंपनी के पास पता चला 40% शेयर है, आपने 40% वाले कंपनी का शेयर क्या कर रहे हैं, परचेज कर लिया। तो होल्डिंग मतलब हम जो जिसके पास ज़्यादा शेयर था और जिसके पास कम शेयर था, ज़्यादा वाले ने क्या किया, कम वाले शेयर कंपनी को क्या कर लिया, होल्ड कर लिया, परचेज कर लिया, अपने में खरीद लिया। जब खरीदता है तो इसके 2-3 मेथड्स होते हैं, परचेजिंग मेथड्स, कंसीडर्स मेथड और उसके बाद पेमेंट मेथड्स। ये मेथड क्यों लगाया जाता है, क्योंकि पता चला जो कंपनी जिसके पास 40% शेयर था आज वो होल्डिंग कंपनी का बेच दिया। अब पता चला उसकी कुछ ऐसी वस्तु एसेट्स थी, जी बिल्डिंग है, प्लांट है या मशीन है, हो सकते है मशीन की कीमत 90 लाख थी और उसने बेच दिया हो उस चीज़ को, 90 लाख थी उसको 80,000 में बेच दिया, 90 लाख है, अब उसने 80 लाख में बेच दिया, 80 लाख बेच दिया, 10 लाख क्या हो रहा है, उसको ज़्यादातर जो होल्डिंग कंपनी को फ़ायदा हो गया वो आता है कैपिटलाइजेशन में, उसकी एक प्रॉफिट बनती है, कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। तो ये चीज़ें क्या करते हैं, जो आपका मेथड होती है, परचेजिंग मेथड्स, कंसीडर्स मेथड, पेमेंट मेथड, इससे हम क्या करते हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में जो एसेट्स होती है उनका हम कैलकुलेशन करते हैं। कब इसका गुडविल, अगर मार्केट बहुत अच्छी, अगर पता चला मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है और उसकी कंपनी जो खरीदा होगा तो उसके गुडविल से पैसा कमाएगा 10 साल, 20 साल, 30 साल। तो एक प्रकार से उसके लिए क्या हुआ, एक प्रकार से अगर देखा जाए एक फिक्स्ड एसेट्स है, एक कैपिटल ही है, पूंजी आ गया है। इसका हम मैथड्स तरीके सोल्व करते हैं। लास्ट में पढ़ते हैं अमलगमेशन। अमलगमेशन मीन्स होता है किसी कंपनी को समाहित कर लेना। अब कैसे समाहित करना, एक होता अमलगमेशन, एक होता ऑब्जर्वेशन, एक होता कंट्रारी कंस्ट्रेशन अर्थात कंट्राडिक्टरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। अब इसको समझते क्या है। अमलगमेशन, ए और बी नाम की 2 कंपनी है, ए नाम अपनी मिटाती है, बी भी अपनी नाम मिटाती है, दोनों क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं, क्या बन गया, एक नया कंपनी नाम दे दिया। दूसरा ऑब्जर्वेशन, ए नाम की कंपनी है, बी नाम की कंपनी, सिर्फ बी नाम की कंपनी का नाम मिटाते हैं और उसमें ए में शामिल हो जाता है, नाम रख देते ए के कंपनी, ए के कंपनी, ये होता ऑब्जर्वेशन, उसमें समाहित हो गया। और रिकंस्ट्रक्शन करके जो बनता है कंट्राडिक्टरी या रिकंस्ट्रक्शन, तीसरी वाली जो कंपनी है इसका नाम क्या होता है, ए नाम के एक ही कंपनी है और स्वयं में जैसे मान लो मिस्टर के नाम था, उन्होंने अपना नाम खत्म करके नया नाम रखना चाहते हैं मिस्टर के एन, कुछ भी जोड़ ले। एक 3 प्रकार के इसमें अमलगमेशन होती है। अमलगमेशन में भी वही चीज़ें पढ़ेंगे, पेमेंट मेथड क्या है, परचेजिंग मेथड्स क्या है, कंसीडर मेथड्स क्या है, कब कोई कंपनी क्यों एक दूसरे साथ समाहित होती है, कि कंपनी क्या करती है, उसके शेयर की वैल्यूएशन करती है। ऐसा तो नहीं इसकी शेयर मार्केट बहुत अच्छी थी और फिर भी ये अपने आप को बेच क्यों दिया, इससे बेचने से आम जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे आपने सिंपल सी बात है, वोडा था, एयरटेल था, आज जियो है, तो एयरटेल की भी स्थिति खराब हो गई, वोडा तो आजकल जियो में चली गई, आपका आइडिया तो पता ही नहीं चल रहा है। इस प्रकार से कंपनियां जो आजकल गायब हुई, एक कंपनी दूसरे कंपनी साथ क्या हो रही है, मेल मर्ज कर रही है। पहले वोडा का नाम क्या था, हज था, फिर उसने नया नाम क्या ले लिया, वोडा ले लिया। अगर देखा जाए तो तीसरा वाला कॉन्सेप्ट है, जो पहले हज था वही नाम चेंज करके स्वयं में वोडा रख लिया। अब पता चला वोडा और जियो मिलकर के कोई एक कंपनी बन गई, नया नाम ले लिया, जीवी कर दिया, नया नाम रख दिया। अब पता चला उसमें 2 कंपनी और हैं, वोडा है और हैच है, हैच की कब समाप्त हो गया और आकर के वोडा इसके साथ एयरटेल के साथ मिल गया। इसी प्रकार से अमलगमेशन में टॉपिक आते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं एबीसी क्या, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल सिस्टम क्या है, फिर वर्क शीट पढ़ते हैं, वर्क शीट जिसमें प्राइम कॉस्ट क्या है। अब एबीसी पढ़ते हैं, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल सिस्टम। ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई ऐसी वस्तु है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है, जैसे सोना है,
सोने की देखो क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी प्राइस बहुत ज़्यादा है। कभी कभार पता चला कोयला है बहुत ज़्यादा मात्रा में लेकिन प्राइस कम है, कॉटन है और ज़्यादा है लेकिन उसकी प्राइस बहुत कम है। ये क्या करता है, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल सिस्टम एक फार्मूला लगाता है जिसपे आप पढ़े होंगे लिफो क्या है, हिफो क्या है, फीफो क्या है, वेटेड क्या है, ये इसके बेसिक आधार होते हैं। हिफो, फीफो, लिफो, वेटेड, इनका क्या मतलब होता है, लास्ट इन फर्स्ट, फर्स्ट इन लास्ट, वेटेड जिसका वेट ज़्यादा होगा वो पहले हटाओ, और हाइटेड मतलब होता है कोई वस्तु सबसे ज़्यादा उसकी प्राइस है तो सोचेंगे काम करो आज बेच लो, पता चला कल इसकी प्राइस डाउन ना हो जाए। इस प्रकार से ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल सिस्टम उसको कैसे एक बेस्ट कैसे कि नियंत्रण किया जा सकता है लिफो, फीफो, हीफो, वेटेड मेथड लगा करके। अगला पढ़ते हैं वर्क शीट। वर्क शीट मीन्स होता है, इसमें पढ़ते हैं किसी भी कंपनी के ये कास्ट जो आप बनाते हैं, किसी चीज़ को बनाने में लागत कितनी आती है, तो जिससे प्राइम कास्ट है, मटेरियल क्या है, लेबर क्या है और ओवरहेड कॉस्ट क्या है। जितने डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ये सारे आते हैं आपके प्राइम कास्ट में। जो फैक्ट्री से जुड़े होते हैं सारा कॉस्ट जो जुड़े होते हैं वो फैक्ट्री कॉस्ट, जो ऑफिस से जुड़े होते हैं ऑफिस कॉस्ट, और एक होता वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में वही चीज़ है, फैक्ट्री को वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं दोस्तों, ये दोनों एक ही है। एक होता है आपका ऑफिस कास्ट जो ऑफिस कॉस्ट से जुड़ा होता है, जैसे ऑफिस में आपका टेलीफोन हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, तो उसमें जो ऑफिस में सारे खर्चे जुड़े वो ऑफिस होता है। सबको जोड़ोगे तो आएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बाद जब आप बिक्री करते हो, अगर आपके टोटल कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपया है, एक एग्जाम्पल लेते 100 करोड़ रख लो भाई, आपने उसको बेच दिया 120 में, तो आपका 20 क्या हुआ, ये तो टोटल कॉस्ट है, बेचा आपने, सेल्स कितना किया 120 में, और जब सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करोगे तो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो अगर इसकी स्थिति अच्छी है तो बोलेंगे बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी कंपनी प्रॉफिट में है। अगला बात करते हैं इसमें मशीन आवर रेट क्या है, मशीनरी आवर रेट कॉस्ट क्या है, किसी चीज़ को बनाने में पर पीस कितना खर्चा आता है या पर आवर में कितना खर्चा आता है, इसको टेलर महोदय के माध्यम से इसको हम सोल्व करते हैं। एक होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स होता है किसी भी वस्तु पे कितना हमारा ह्रास होता है। जैसे आपने कोई एक मशीन खरीद के लाया, तो आज अगर खरीद के लाया तो 20 दिन के बाद अगर उसको आप चेक करोगे मार्केट वैल्यू से, जो मार्केट वैल्यू है और बुक वैल्यू से, जिस दिन आपने खरीदा था तो उसमें आपको 10 दिन का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब 10 दिन हो गया तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या, मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए बुक वैल्यू से, इससे क्या होगा, रेट डाउन होगा। अभी आप कोई शोरूम से कोई गाड़ी खरीद के निकलो और 10 दिन के बाद आप बेचने जाओ, क्या उसी प्राइस में आपकी बाइक या आपका जो भी है कार वगैरह खरीद के लेके आओगे, बेचोगे, बिकेगा नहीं बिकेगा, उस पर डेप्रिसिएशन लग जाए। ये जो डेप्रिसिएशन लगता है इसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है रिटर्न डाउन मेथड क्या है, एनुअलिटी मेथड्स क्या है, ये बेसिक चीज है। अगला हम पढ़ते हैं टेंडर कॉस्ट। टेंडर कॉस्ट मीन्स होता है किसी चीज पे जो आप व्यापार करते हो उस पर कितनी आपकी कॉस्ट आती है, जॉब कॉस्टिंग के तरीके से। जैसे जॉब कॉस्टिंग क्या है, ये मान लीजिए ये डस्टर है, ये मार्कर है। अब इस मार्कर को बनाने में पहली प्रोसेसिंग, इसकी कवर को बनाने में कहाँ कॉस्ट कितनी आएगी, दूसरा इसमें इंक जो डालेंगे उसकी कॉस्ट क्या आएगी, तीसरा इसकी पैकिंग करने में उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। एक प्रकार से वो प्रोसेसिंग कॉस्ट की बात करता है कि एक प्रक्रिया से दूसरी तीसरी तक के जो जाता है उसको बोलते हैं जॉब कॉस्ट। टेंडर कॉस्ट मतलब उसके निविदा लागत बोलते हैं, इसको बनाने के बाद ट्रांसपोर्टिंग खर्च कितना आता है, इसको नेक्स्ट इस पे लेवल चिपकाने में खर्च कितना आता है, टैक्स जोड़ के कितना खर्च आता है, ये आपका टेंडर। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग अगर हम पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में 3 बेसिक इसमें बनता है, एक बनता है वर्क सर्टिफाइड, एक होता अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, 50% पहले से लोग बोलते भैया मैंने आपका घर बनाना है तो बोलेंगे 50% मुझे पहले से एडवांस दे दो। अगर 1 लाख का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया तो 50% आप ले लेते हैं, 50% आपका रिमेनिंग होता है। अब जो आपने लिया तो उसका क्या करते हैं, 50% जब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 50% आपने लिया है, 100 का ठेका था, तो जब काम कंप्लीट होगा उसके बाद आपका रिमेनिंग पैसा मिलेगा। इसमें सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड 2 होते हैं। इसका फिर बेस बनता है एड पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, उसकी एंट्री की जाती है कि मटेरियल का कितना खर्चा है, लेबर का खर्चा कितना आया, ओवरहेड का कितना खर्चा आया। फिर अगला हम पढ़ते हैं प्रोसेसिंग कॉस्ट।
प्रोसेसिंग कॉस्ट मीन्स होता है किसी चीज को बनाने में उसकी प्रक्रिया लागत कितनी लगती है। जैसे सॉरी, प्रोसेसिंग कॉस्ट जैसे आप देखते होंगे सरसों है, मस्टर्ड है, सरसों को क्या करते हैं आप उसको जब तेल निकालते हैं तो पहली प्रक्रिया में क्या हो रहा, तेल निकल गया, दूसरे में उस तेल को पैकिंग किया जाता है, तीसरे में उसको पैकिंग मार्केट में सेलिंग किया जाता है। कभी कभी प्रोसेसिंग कॉस्ट में एक एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस भी होता है। एबनॉर्मल लॉस क्या और नॉर्मल लॉस क्या, और कभी कभी नॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। अब जैसे सरसों से तेल निकाला लेकिन आपको खली मिल गया, आप जो खली आप बेचते हो तो उससे क्या होता है, आपका फायदा हो गया। ऐसे दूध है, दूध से आप खोआ बना रहे हो, तो दूध का प्रोसेसिंग जब आप करते हो तो जो पहले आपकी उसमें दूध खौलाते खौलाते देखते होंगे कभी कभार दूध जल जाता, 5 लीटर दूध था वो बन गया आपका ये आधा किलो खोआ बना, या 2 किलो 1 किलो खोआ बना, बाकी दूध तो जल गया। कभी कभार दूध हम गर्म करते हैं तो उबाल से बाहर निकल जाता है, ये होता है आपका एबनॉर्मल लॉस। ये पूरा बेसिक चीज था आपका बेसिक अकाउंटिंग। दोस्तों काफी कुछ इधर उधर की आवाज अगर डिस्टर्ब की है तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, और आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, किताब में कहीं से मिले पढ़ो, कोई दोस्तों मैं भी कहूँगा जरूरी नहीं मेरे ही वीडियो देखो, आपको जो कहीं से अच्छी वीडियो मिले आप लोग देखो, अपने ज्ञान को डेवलप करो। बस कहीं से कोई वीडियो मिले दोस्तों ज्ञान बढ़ाओ, मेरा यही मतलब है। जरूरी नहीं मैं बोलूँ लाइक करो सब्सक्राइब, ये मेरा कभी नहीं कहता दोस्तों। आप लोग खुश कहीं से पाओ, अपने आप को बेहतर करो, इस देश को बेहतर करो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।